हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि एक अपकमिंग आईपीओ है। और दोस्तों, आज की तारीख में ये आईपीओ ओपन हो गया है। और दोस्तों, वो आईपीओ है पाइन लैब्स का आईपीओ, जो कि 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में ओपन रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि भैया इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, लेकिन डिसीजन आपको अपने रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मैं किसी भी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। तो ठीक है भैया, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहले एक अंदाजन के मार्केट का प्रीमियम जानेंगे दोस्तों। इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा होगा। और फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की है, उसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है, और अपने जो भी कंप्यूटर्स वगैरह है उनसे महंगी या सस्ती है, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। फिर इस आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानेंगे दोस्तों, और अंत में जानेंगे कि भैया क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करें या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो भैया ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले एक अंदाजा ग्रे मार्केट का प्रीमियम जाने तो अभी ग्रे मार्केट के अंदर काफी कम डिमांड चल रही है। 5% के आसपास की डिमांड है और 11 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। तो डिमांड अभी काफी कम है और एंकर लिस्ट आ चुकी है, बट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो मतलब ये कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी जो है दोस्तों 1998 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। करीब करीब इसको 27 साल हो चुके हैं। तो अपने ही सेक्टर के अंदर कंपनी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो सिंपल भाषा में बताऊं कि कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए दोस्तों, आप कई सारी जगह जाते होंगे, जैसे सिनेमा हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। जब आप पेमेंट की बारी आती है तो आप काउंटर पे जाते हैं जब आप पेमेंट करने के ऑप्शंस देखते हैं, तो जहां स्वाइप करने वाली मशीन होती है, आप स्वाइप करने का ऑप्शन होता है। तो मशीनें जो होती हैं, तो जो मशीन होती है वो किसकी होती है? पाइन लैब्स की कंपनी की होती है। कौन सी होती है दोस्तों? पाइन लैब्स कंपनी की वो मशीनें होती है स्वाइप करने वाली। और ये कंपनी जो है, पाइन लैब्स कंपनी है, वो क्या करती है? इसका मैन्युफैक्चर भी करती है। क्या करती है दोस्तों? इसको मैन्युफैक्चर भी करती है, मतलब उसको सेलिंग भी करता है और इसकी पूरी सर्विसेज वगैरह भी देता है। तो दोस्तों, ये टॉप लीडिंग कंपनी है, मतलब डिजिटल पेमेंट जो सॉल्यूशंस है उसके अंदर ये आप यूं कहें कि जो कार्ड स्वाइपिंग वाला पेमेंट होता है उसके अंदर आप स्पेशली इसकी स्पेशलिटी मान सकते हैं। तो ये कंपनी जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का काम करती है। मतलब अगर हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, जैसे कार्ड से पेमेंट करते हैं या टैप एंड पे करते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक कार्ड का पेमेंट इजी नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है कि कार्ड की डिटेल फेच होती है, वो बैंक को भेज जाती है, और बैंक को भेज के वापस क्या है कि वहां से अप्रूवल होता है, और बहुत फास्ट होता है। मतलब आप यूं मान के चलिए कि 5 से 10 सेकंड के अंदर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो और पेमेंट भी हो जाता है। तो ये बीच में जो कड़ी होती है उसका ये कंपनी काम करती है। तो अगर रेवेन्यू बैकअप निकालें तो दोस्तों देखिए, कोई भी पर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन होता है उसके अंदर क्या है कि बैंक से या तो छोटी छोटी फीस लेती है या मर्चेंट से लेती है, उसको कमीशन वगैरह मिलता है। तो 70% का रेवेन्यू है और वहीं से इसका जनरेट होता है। बाकी इसके अलावा 30% का रेवेन्यू आप मान के चलिए पीओएस मशीन होती है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, गिफ्ट कार्ड होते हैं, बीएनपीएल, बाय नाउ पे लेटर, सारी जो सर्विसेज होती हैं, वहां से इसकी एनुअल फीस वगैरह भी वहीं से जनरेट होता है। वहां से इसकी एनुअल फीस वगैरह भी होती है। मर्चेंट से या बैंक से, तो वहां से 30% का रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है। और दोस्तों, एडीएस रेवेन्यू देखें तो इसका 85% का एक्सपोर्ट से 15% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। ओवरऑल ये पेमेंट सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करवाती है, और पेमेंट सॉल्यूशंस के अंदर ये टॉप जो लीडिंग कंपनी है उसके अंदर इसका नंबर आता है। अभी ज्यादातर ये चल रहा है, जो एक वो पेटीएम का डब्बा देती है, अपन स्कैन करते हैं उसको, तो उसके अंदर पेटीएम भी इसका कॉम्पिटिटर है। बाकी एचडीएफसी है, एसबीआई वगैरह जैसी कंपनी इसकी कॉम्पिटिटर है। बाकी कार्ड स्वाइपिंग के अंदर इसकी स्पेशलिटी है दोस्तों। ओवरऑल इसका मार्केट शेयर इसका देखें तो 14 से 16% के बीच में दोस्तों। तो ओवरऑल सेक्टर तो अच्छा नजर आ रहा है। अब इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जान लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक दिए गए दोस्तों। तो अगर एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू के अंदर भी हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर हमें लॉस देखने को मिला है, मतलब प्रॉफिट के अंदर नहीं है कंपनी। ये बड़ा नेगेटिव लगा मुझे। बाकी एबिटा जो भी टैक्स वगैरह से पहले या जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह से पहले जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बाकी नेटवर्थ इसकी नेगेटिव है, रिजर्व्स इसके हाथ में नहीं है, बोरोइंग्स थोड़ी सी ज़्यादा है 800 करोड़ के आसपास की। हालांकि आईपीओ के पैसे से 532 करोड़ अपना डेब्ट पे करेगी, बट उसके बाद भी कुछ उधारी रह जाएगी।
ओवरऑल फाइनेंशियली थोड़ी कंपनी वीक नजर आ रही है और इसको प्रॉफिट के अंदर आना पड़ेगा, तब ये कंपनी अच्छी साबित हो सकती है। तो अभी भी मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर इसकी वैल्यूएशन अगर देखें तो इसका जो पी और पी है वो निगेटिव है। FY25 के हिसाब से अगर देखें कि तो बाकी जो अंडर कंपनीज है जैसे पेटीएम हो गया, जेगल हो गया, शॉपिफाई हो गया, तो इसके अलावा और भी 2-4 कंपनियां हैं, उनका पी 16 से 101 के बीच में निकल कर आता है। और पेटीएम है वो भी उसका तो पी नेगेटिव है, तो वो भी लॉस के अंदर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूएशंस की पी तो नेगेटिव है, ज्यादा तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट वैल्यूएशंस मुझे ओके नजर आ रही है, सस्ती वगैरह नहीं है। तो ओवरऑल फाइनेंशियली फंडामेंटल वीक नजर आ रही है, वैल्यूएशंस भी ओके, मतलब इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है दोस्तों। और फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो आईपीओ 7 से लेकर 11 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹1 पर आ रहा है और इसका जो प्राइस बैंड है वो 210 से लेकर 221 के बीच में लॉट साइज है और 67 शेयर्स का और टोटल इशू साइज है 3,899। मतलब आप लगभग मान के चलें कि 3900 करोड़ का इसका इशू साइज है। फ्रेश इशू है 280 करोड़ के। इसका अच्छा उपयोग हो रहा है, 532 करोड़ इसकी उधारी चुकाने के अंदर, 60 करोड़ इंडिया से बाहर ये खर्च करने वाली है, जहां पर इसके काम वगैरह चलते हैं। जैसे 760 करोड़ आईटी क्लाउड सर्विस वगैरह को इंप्रूव करने में एक काम में लेने वाली है। ओएफएस इसका 1819 करोड़ का है। एम्प्लॉइज को ₹21 का डिस्काउंट दिया गया है। सेल पोर्शन का देखें तो 10% का है और इसका मार्केट कैप बनेगा 25,300 करोड़ के आसपास इस प्राइस बैंड पर। यह है ओवरऑल आईपीओ की डिटेल्स। सबसे मेन सवाल यह था कि दोस्तों क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए मैं सारी चीजें क्लियर रहूंगा, लेकिन आपको अपना डिसीजन क्या है भैया दोस्तों, रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मेरे भरोसे कोई भी आप अपना डिसीजन नहीं लें दोस्तों, मैं सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हम जनरली कुछ पॉइंट्स देखते हैं सिर्फ रिस्क मापने के लिए, कुछ नहीं है। तो रिस्क कैसी है और अभी के हिसाब से डिमांड वगैरह कैसी है, तो भैया जीएमपी अगर देखें तो 5% के आसपास है, मतलब डिमांड काफी कम है। वैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम अंदाजा ही होता है और बट इसके रेफरेंस के लिए हम जान रहे हैं तो जीएमपी में अभी 0 पॉइंट मिलता है। 20% हो तो मैं 1 पॉइंट पूरा देता हूं और 10% है तो आधा पॉइंट, तो 10% से कम है तो दोस्तों 0 पॉइंट देना पड़ेगा इसको। और वैल्यूएशंस अगर ओके है तो वैल्यूएशंस के अंदर आधा पॉइंट है। बाकी एंकल लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए थोड़ा रिस्की कंपनी नजर आ रही है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं कमेंट करके नीचे जरूर बताना। मेरी तरफ से बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव्स देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका पॉजिटिव ये इसका सेक्टर काफी अच्छा है, डिमांडिंग सेक्टर है। पाइन लैब्स की सर्विसेज वगैरह काफी अच्छी है काफी, और अपने जो सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनीज हैं उसके अंदर ही इसका अच्छा नंबर आता है। और फ्रेश इशू से अपना डेप्ट पे कर रही है, काफी अच्छी बात है, और फ्रेश इशू का पोर्शन भी ज्यादा है। फिर नेगेटिव्स क्या है, तो नेगेटिव्स देखिए कि फाइनेंशियली थोड़ी वीक नजर आ रही है और अभी लॉस के अंदर है और ये बड़ा नेगेटिव है। वैल्यूएशंस ओके देखिए सेक्टर वाइज अट्रैक्शन है। अगर कंपनी प्रॉफिट के अंदर होती है तो मुझे लगता है कि बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है, बट लॉस के अंदर है, यही इसके लिए सब थोड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो ये इसको क्या है कि रिस्क के अंदर डाल देता है। तो सेक्टर वाइज अट्रैक्शन है बट रिस्क के साथ में बना हुआ है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, इसको अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों मैं आपको सही बताऊं तो मुझे तो ये पर्सनली रिस्की नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि दोस्तों 2 से 3 साल इसको देने चाहिए प्रूफ करने के लिए। अगर ये प्रॉफिट के अंदर आती है, कुछ अपने को साबित करती है तो अच्छी बात है, बाकी तो रिस्क बना हुआ है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।